हमारी ये ख्वाहिश है कि हम हकायक उनके सामने रखें, दुनिया के सामने रखें, और जो इसमें मुजरिम हैं उन्हें बेनकाब करें। हम अफगानिस्तान के साथ अपनी इंगेजमेंट के लेवल को बरकरार रखना चाहते हैं। खास तौर पर इन हालात में उनका इंटरेस्ट भी ये है कि हकायक सामने आए, हमारा इंटरेस्ट भी यही है कि लोग सेम पेज, और हम इस बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हम अपनी हद तक बहुत सा सफर कर चुके हैं और नतीजे के करीब तरफ पहुंच चुके हैं, लेकिन अब उसको हतमी शक्ल देने के लिए उनका ताउन दरकार है। अगर वो वाकयातन चाहते हैं कि इस बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, तशरीफ लाएं, पूरी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं, और पूरी हिफाजत के अंदर हम उन्हें पूरा मौका देना चाहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस केस से पीछे नहीं होगी, हालांकि उनकी दरखास्त और हमारी तफ्तीश में जमीन आसमान का फर्क है। किसी टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा और हमारी तफ्तीश में ये अगवा का केस नहीं है। असल जो कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान में गलतफहमियां पैदा हों और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा किया जाए। ये जो इंटरनेशनल हाइब्रिड वॉर हमारे खिलाफ खोली गई है, उसकी टाइमिंग देखें कि जॉर्ज टाउन का वाकया फैटफ से एक दिन पहले किया गया है। दासू का वाकया जो है वो JCC की मीटिंग से एक दिन पहले किया गया है, और ये अफगान एम्बेसडर की बेटी का केस जो है वो हमारी अफगान कॉन्फ्रेंस से चंद दिन पहले किया गया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी वाज़ेह है, ना हम अफगानिस्तान में मदाखलत करेंगे, ना अपनी ज़मीन को, ये इमरान खान का वाज़ेह ऐलान है, ना अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने देंगे, और तोके रखते हैं कि कोई दूसरा भी हमारे खिलाफ ज़मीन इस्तेमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान इस वक्त एक दिफाई और सफारती यलगार के अंदर है। ये सारी चीज़ें अब आपके सामने आ चुकी हैं। जो अफगान सफ़ीर की बेटी का इशू था वो उलझता चला जा रहा है। 2 घंटे वो गायब रही हैं दामने को में, जिसके बारे में पुलिस कोशिश कर रही है कि डिस्कवर करे कि वो एक तो मुख्तलिफ टैक्सीज़ में, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ जगहों पर क्यों फिरती रही, और फिर जब वो दामने को गई तो वो 2 घंटे 2.5 घंटे कहाँ गायब रही। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इस एक इवेंट की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन के अंदर दरार आई है वो भी आपके सामने है। फिर जो दासू डैम का जो इशू था वो भी शेखर शी साहब ने भी आपके सामने बयान किया है कि किस तरह पाकिस्तान और चीन के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशन है वो अब पूरी दुनिया के सामने। 2.5 साल से अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर अपना सफीर नाफिज नहीं किया, तैनात नहीं किया। यहाँ पर चार्ज डी अफेयर के साथ काम चलाया जा रहा है, और जो बाइडन ने अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब से टेलीफोन पर बात भी नहीं की, जबकि इनखला हो रहा है अफवाज का अफगानिस्तान के अंदर। तो ये सारी इश्यूज जो हैं उसके अंदर जब बाहर से इतना दबाव है तो पाकिस्तान के अंदर जो दबाव क्रिएट किया जा रहा है उसका क्या नतीजा निकलेगा। इस वक्त यूनिटी क्यों नहीं है सियासतदानों के अंदर, ये सारी वो इश्यूज हैं जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। फराज शिबली साहब, ये महसूस करते हैं कि इस वक्त वाकई पाकिस्तान एक प्रेशर के अंदर है कि अमेरिका का प्रॉब्लम, अफगानिस्तान का प्रॉब्लम, इंडिया का प्रॉब्लम, ये चाइना का प्रॉब्लम, और ये सारे इश्यूज के अंदर एक यूनिटी चाहिए पाकिस्तान के अंदर? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से मुख्तलिफ महाजों पे अपनी जंग लड़ रहा है, और जाहिर है कि हमारे जो दुश्मन है जिसमें कि इंडिया सर फहरिस्त है, उसकी पूरी यही कोशिश है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए और उसकी इकोनॉमी को सबोटाज किया जाए। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान आया था जिसमें कि उन्होंने फैटफ में उसकी कामयाबी को अपने सर लिया, वजीर खारजा ने उनके, तो उससे यही जाहिर होता है कि पहली बात तो ये है कि फैटफ को इसका नोटिस लेना चाहिए कि उनको इससे तंबीह दी जाए। पाकिस्तान को बिल्कुल जी हम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये सारी चीजें इसी तरफ वो आपको निशानदेही करती हैं कि चाइना की जो हुआ इंजीनियर्स के साथ, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि यही जाहिर होता है कि कुछ ममालिक, कुछ
लोग ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क हो और पाकिस्तान जो है तो एक इकोनॉमिकली वाइब्रेंट मुल्क हो। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि इसमें एक पूरी कौम को इकट्ठा होना और फौरन वो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, मेरी देखें अब खुर्रम दस्तगीर साहब बताएंगे कि क्या वजूहात थी कि जिस तरह के कश्मीर में जिस नैरेटिव को हवा दी जा रही है, वो मेरा ख्याल है कि इस तरफ कश्मीर में नहीं होना चाहिए था, आम जगहों पे भी इलेक्शन में भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन खास तौर पे वहां पे जाके और इस किस्म की गुफ्तगू करना, उससे जो है तो हमारी जो कॉज है। और जब ये बाहर के ममालिक देखते हैं, देखें फॉरेन पॉलिसी आपकी स्टेम करती है आपकी इंटरनल पॉलिसी। आपकी इंटरनल अगर आप बेहतर होंगे तो आप बाहर भी बेहतर होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इंटरनली कुछ हों और बाहर जो है तो उसकी फिर डिफरेंट उसके नताइज हों। तो ये जो अफगान सफ़ीर की भी जो बात हुई, बड़ा अनफॉर्चुनेट ये किस्सा है, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारी हुकूमत का और हम ट्रेडिशनली हमने हमेशा यही चाहा है कि इनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों, बिकॉज हमसाए हैं हमारे, और ख़ास तौर पे दोनों की स्टेबिलिटी, दोनों वहां पे स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर होगी, पाकिस्तान के अंदर होगी, अफगानिस्तान के अंदर होगी। और ये देखिए पूरा जो खित्ता है, देखिए इसने कितना वहाँ के अवाम को इस चीज़ से डिनाई किया हुआ है कि उनकी एक मुआशी तरक्की हो। क्योंकि आप अगर देख लें, अगर अफगानिस्तान में हालात नॉर्मल हो जाते हैं, उनका सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्शन, पाकिस्तान ये पूरा एक इकोनॉमिक एक हब है, इसमें बहुत ही ज्यादा खुशहाली आ सकती है सारे अवाम की। जानबूझ के किया गया ताकि वहां पे जी आए और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए जी पाकिस्तान तो, और इसमें इंडिया सबसे, मेरा ख्याल है कि जो लीडिंग रोल है वो इंडिया का है। सोशल मीडिया उसी का इस्तेमाल, क्योंकि उसका जो आप देख लें, जो भी सोशल मीडिया, फोन हैक करना, इस किस्म की चीजें, ये सारी चीजें इसी तरह वो करती हैं कि उनका और कोई मकसद नहीं है, बस सिर्फ पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम करना और उसको अंडरमाइन करना। अच्छा ये फरमाइएगा मुस्तफा साहब कि आप क्यों ये चाहते हैं कि कभी वजीर दाखिला इस्तीफा दे दे सफीर की बेटी के इशू पे, या वजीर खारजा का इस्तीफा ले लें, या प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा ले लें? देखिए काम इन्होंने किया है, इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन उन्होंने सारे डाटा इकट्ठा करके पूरी दुनिया के सामने रख दिया, तो काम तो हुआ है। लेकिन इसके बावजूद आप ये चाहते हैं कि शेख रशीद साहब मुस्ताफी हो जाए, क्यों? देखिए ये सिर्फ हमारी ख्वाहिश नहीं है, इस हुकूमत से जान छुड़ाना तो इस मुल्क के जो 22 करोड़ आवाम है, जिस महंगाई की चक्की में इस वक्त वो पिस रहे हैं, जो उनके इश्यूज हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सिर्फ अकेले हमारी ख्वाहिश नहीं है, उनकी भी ख्वाहिश है, हम ये समझते हैं। बार तौर इसके ऊपर ऑफ कोर्स डिसएग्रीमेंट इनकी साइड से होगा तो सही, लेकिन ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है चौधरी साहब, इसके अंदर मैं ये जरूर इस बहस में आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ये पिछले काफ़ी अरसे से एक ट्रेंड है कि हम अपनी हर जो अंदर होने वाला वाक़या है उसके जिम्मेदार हम दूसरे ममालिक को ठहरा देते हैं। हम कहते हैं कि साजिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और उसके नतीजे में होता यह है कि हम कभी भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, कभी भी अपनी गलतियां दुरुस्त करने की जानिब तवज्जो देते ही नहीं। बिल्कुल सही। हमारे अपने हाउस इन ऑर्डर नहीं करते। हमारे उलमा इकराम का भी यही मसला है कि कभी अंदर नहीं देखेंगे, हमेशा यहूदी और सहमी साजिशों के ऊपर इल्जाम लगाएंगे। और इसी तरह हम सियासतदान भी करते हैं कि जहां कहीं कोई वाकया हो जाए तो इसके पीछे इंडिया है, वो होगा भी सही, लेकिन हमें अपनी अंदर की जो गलतियां हैं उनको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। अफगानिस्तान के ज़मीन में पिछली 3-4 दिहाइयों में हमारा ये मानना है, मेरी ये सोच है कि हम पिछली 3-4 दिहाइयों में जो हमारी रियासत ने जो जिहाद को प्रमोट किया, जो पॉलिसी इख्तियार रखी, अब 3-4 दहाइयों बाद वो सीरियसली बैकफायर कर गई है। और इस वक्त माजरत के साथ दुनिया में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मुल्क है कि जो तालिबान के ऊपर पाकिस्तान के रखे गए मौकफ की हमायत बिल्कुल सही करने को तैयार है। ना वो पूरी दुनिया को खिलाफ कर लिया, पूरी दुनिया को खिलाफ कर लिया। हत्ता कि ये जो दासू वाला इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के बाद चीन हमारा बहुत गहरा दोस्त है, हम उसके बड़े मशहूर हैं, वो हमारा मोहसिन भी है। उनकी अगर आप स्टेट मीडिया की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज देखें तो बतौर पाकिस्तानी मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। कहा गया कि अगर पाकिस्तान बुरा ना मनाए तो हम मिसाइल यहां पर मार के और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस भेज के हम इनका कमा करेंगे। अफसोसनाक बात है। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं, दराड़ पहले थी। वो दराड़ जो अफगान सफीर की जो बेटी अगवा हुई, जो भी वाकया हुआ, इन्वेस्टिगेशन साबित हो रहा है कि अगवा नहीं हुई वो। चौधरी साहब ये तो इन्वेस्टिगेशंस की बात है कि वो जिस वक्त लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन अफगानिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन इसमें मैं कम से कम इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वो हमारी भी बेटी है और हमारी सरजमीन पे ये वाकया हुआ है। और खुदा न खास्ता
कि वाकई ये वाकया अगर इसके अंदर इस वाकये में किसी तंजीम ने उन्हें उठा लिया या कुछ ऐसा कर दिया तो ये हमारे लिए भी बड़ी शर्म की बात है। हम एक ये इस्लामाबाद नॉन रेजिडेंट स्टेशन हो जाएगा बिल्कुल, तो इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो हमारी भी बेटी है और हमारे ऊपर बतौर एक होस्ट कंट्री के डिप्लोमेटिक जितने भी नॉर्म्स हैं, जितनी भी ट्रेडिशंस हैं, वियना कन्वेंशन है, उसके मुताबिक हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। 2 कदम आगे बढ़कर उनकी एलिगेशंस को डिसप्रूव करना चाहिए। लेकिन मसला ये है ना कि वो सफीर वापस चला गया है, वो उनकी बेटी भी शायद वापस चली गई है, तो अब चौधरी साहब जाहिर बात है अगर देखें ना इस तरह का खुदा फेलियर समझते हैं गवर्नमेंट का, खुदा एंगेज नहीं कर सकी। फॉरेन पॉलिसी तो डिजास्टर है इस वक्त। चीन का मैंने आपको बताया कि उनकी प्रेस रिलीज अभी क्या आई, अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल देख लें, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात, इंडिया के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया, यूएई, तो अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ ही कल ज़ुल्म खलीलजाद आए हुए थे इस्लामाबाद और उन जो प्रेस रिलीज इशू हुई उनके दौरे और मुलाकातों के बाद, उसमें भी जो उन्होंने कहा कि टेंजिबल दिखाया जाए कि पाकिस्तान के पीस प्रोसेस को एक टेंजिबली और मटीरियली सपोर्ट, तो पाकिस्तान इज अंडर द स्पॉटलाइट बहुत। और आपको महसूस होता है आने वाले दिनों में मुश्किल हालात होते जाएंगे पाकिस्तान की स्केपगोटिंग होनी है जी, पाकिस्तान को मौरूद इल्जाम ठहराया जाना है। ऑलरेडी उसकी टोन, उसका नैरेटिव इंटरनेशनल मीडिया में सेट किया जा रहा है और पाकिस्तान के लिए आगे बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है। और इस मुश्किल वक्त में जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, वजीर आजम वहां पर नहीं होते, उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मीटिंग होती है, वजीर आजम वहां पर नहीं होते, फाटा के ऊपर होती है, वहां पर नहीं होते, कश्मीर के ऊपर ऑपोजिशन के साथ बैठना हो नहीं बैठते, पाक भारत जंग का माहौल बन जाए, जहाज हम एक दूसरे उनके गिरा दें, उस वक्त ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठते। तो वजीर आजम ने एक स्टेट्समैन वाला जो रोल है, जो उनकी कुर्सी का तकाजा है, जो उनके ऑफिस का तकाजा है, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हुकूमत कर सकती थी, नहीं की। और कश्मीर वाले मामले में भी फ्रैंकली हम समझते हैं कि इनकी जानिब से बहुत कोताहियां हुई हैं। ठीक है, मैं आऊंगा सर, मुझे खुर्रम साहब को शामिल करना है। खुर्रम साहब ये फरमाइएगा सर, इस डिजास्टर को का किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? क्योंकि आप हर चीज का मलबा गवर्नमेंट के ऊपर गिरा देते हैं, गवर्नमेंट माजी में चले जाती है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर गई, हमें मुल्क इसी हालत में मिला, हम तो उसको ठीक कर रहे हैं। आप क्यों ये कहते हैं कि जो कुछ क्रिएट किया गया इस गवर्नमेंट ने किया सर? इसलिए कि सिर्फ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को देख लें, ताहिर दावड़ अगवा हुए और कत्ल हुए, उनकी लाश अफगानिस्तान से हमें बड़ी मुश्किल से लानी पड़ी। किसी ने इस हुकूमत बिल्कुल नाकाम रही हमें ये बताने में कि ताहिर दावड़ को किसने अगवा किया था। एसपी थे, इस्लामाबाद में रहते थे। उसके बाद मतीउल्लाह जान भी गालिबन अफगान सफीर की बेटी की तरह अगवा नहीं हुए थे ना जी, वो शुमाली इलाकों की सैर को गए थे। किसने अगवा किया मतीउल्लाह जान को? हमें नहीं पता चला, वीडियो आ गई लेकिन हमें नहीं मालूम हुआ। इसी तरह जो है असद तूर को घर में घुस के लोगों ने मारा, हमें किसी ने नहीं बताया कि जी कौन लोग थे। और फिर अबसार आलम को तो गोली मार के चले गए, हमें नहीं मालूम हुआ। तो जब एक मुल्क के दारुल खलाफे में पै दर पै इस तरह के वाकयात होंगे कि बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीमें इसे करार दे देगी कि इस्लामाबाद सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन शहर है, तो फिर जिम्मेदार तो वजीर दाखिला और इमरान खान खुद है। वो उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि भाई ये मामला जो है उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और ये अफगानिस्तान का जो पूरा इशू रेज हुआ है चौधरी साहब, कि याद रखें कि अमेरिका और तालिबान का मुआहदा फरवरी 2020 में हुआ था, उसको हुए अब 16 महीने हो गए हैं। इस हुकूमत ने क्या तैयारी की? तैयारी ये हुई, या रियासत की तैयारी ये हुई कि जिस दिन अमेरिका ने बगराम से निकलना था 2 जुलाई को, उससे 24 घंटे पहले पहली दफा नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई जिसमें ये इशू शेयर किया गया। 16 महीने पूरी रियासत सोई रही, उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के साथ, ऑपोजिशन के साथ, पार्लियामान के साथ, कि जी हमारा ये जो अब मुआहदा फरवरी 2020 का हुआ है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सिर्फ देखिए ना, जो सफारतकारी है वो सिर्फ बयान देना नहीं है, वो सिर्फ ललकारे मारना नहीं है, वो बड़के मारना नहीं है। आपने सीरियस काम करना होता है। और हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पे, इमरान खान खुद जाती तौर पे जो कहते थे कि जी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं ये सारे मामला, सिर्फ ये समझ आया कि उन्हें अपोजिशन को मतून करना आता है, उन्हें मुल्क चलाना नहीं आता। और इसीलिए आप ये गौर करना कि इमरान खान साहब, आपने शुरू में अच्छा, वैसे खुर्रम साहब एक सवाल है आपके पास, और मैं ब्रेक मैंने लेनी है। सवाल बड़ा सीधा है कि आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान वाकई एक नाजुक दौर में दाखिल हो रहा है और इशू सीरियस होते चले जा रहे हैं, और अगर ये इशू सीरियस हैं तो इनका हल आपके ज़हन में क्या है? इस को ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खुर्रम साहब, इसमें कोई शक नहीं, इश्यूज हैं, अफगानिस्तान का इशू है, अमेरिका का इशू है, चाइना के साथ भी हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इंडिया का इशू भी है, इकॉनमी भी है, लेकिन सर सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन है आपके जहन में? जी, पहले तो मैं ये सामने रखना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म जब अभी 2 दिन पहले बाग आज़ाद कश्मीर तशरीफ ले गए, क्या उनकी तकरीर में कोई भी ऐसी बात थी जिससे इस पाकिस्तान के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है उसको कोई बढ़ावा मिले? उन्होंने एक दफा फिर एक इंतहाई जहरीली तकरीर की है जिससे इत्तेहाद और इत्तेफाक तो नहीं बढ़ेगा, नफाक बढ़ेगा। और जब वज़ीर आज़म खुद ऐसी बात करता है फिर उसके जवाब भी आते हैं। तो पहले तो वज़ीर आज़म को अपना रेटरिक ठीक करना है, जिस किस्म की वो गुफ्तगू फरमाते हैं। अगर ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना है अफगानिस्तान के मामले में, हिंदुस्तान के मामले में, अमेरिका के मामले में, चीन के मामले में, दहशतगर्दी के मामले में, ये बात ये वाज़ेह है कि ये हुकूमत ये तमाम मामलात जो है जिस तरह अभी तक 3 साल में इन्होंने चलाए हैं, ये चलाने के काबिल नहीं है। इनको बिल आखिर मुशावरत करनी पड़ेगी। और जिस तरह मेरे भाई मुस्तफा खोखर ने कहा है कि जहां मुशावरत का टाइम आता है, ये 6 दफा हो चुका है कि जब मुशावरत का वक्त आता है, बालाकोट का हो, कश्मीर का हो, फाटफ हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हो, तो वज़ीर आज़म की कुर्सी तो खाली है। तो जब वज़ीर आज़म की कुर्सी खाली रहेगी तो वो किस तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक और मुशावरत पैदा होगी जिसकी हम सबको ख्वाहिश है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को नजर आना चाहिए। शिवली साहब इधर जाना। सर मैं वापस आऊंगा। शिवली साहब, मसला ये है कि वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर गायब हो जाते हैं। जब वो गायब हो जाते हैं हर इशू के अंदर और अपोजिशन के साथ आपकी डिवीजन इतनी ज्यादा है कि अब आप एक दूसरे की तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है, तो ये जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उनसे कौन निपटेगा? देखिए जी, मैं मेरे दोस्त मुस्तफ़ा खोखर ने और खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी जो बातें की हैं, ये बड़ी सिंपलिस्टिक बातें हैं। ये कहना कि जी अफगानिस्तान, चाइना, अमेरिका और जिसमें कि आपने भी कुछ ममालिक का इजाफा किया, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक सतही एक एनालिसिस है। लेकिन जो असल बात है वो आपको पता है कि ये जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये पूरे खित्ते में जो कि अमेरिका, चाइना की जो आपस में वो हो रही है, बाजाराई हो रही है, उसकी एक एज अ साइड वो उसमें पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है, हर तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है। जो भी उसके जो सैटेलाइट ममालिक हैं, जो कि उनके अलाइज हैं, उनकी कोशिश यही है, और जिसमें कि सरफहरिस्त इंडिया है। ये नहीं है कि हर चीज इंडिया पे डाल दो, ये आपको ये तो एक खुला सीक्रेट है, जिसमें कि अब वहां के वजीर खारजा अगर वो कह रहे हैं कि जी देखें हमने किस तरह से पाकिस्तान को फैटफ में ग्रे लिस्ट में करा दिया। अब ये कहना कि जी हम सिर्फ हमेशा बाहर देखते हैं, ये इंटरनेशनल इश्यूज हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशनिंग का इस वक्त जो है एक बड़ा ही एक जिसे कहते हैं ना, जिस तरह पहले बुश के जमाने में वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही थी, अभी ये जो है तो जो हो रहा है, जो नई अलाइनमेंट्स बन रही हैं जिसमें कि चाइना एक मेजर फोर्स के तौर पे उभर रहा है, उसको कंटेन करने के लिए ये किया था, गवर्नमेंट सो ही रहती है। मतलब देखिए अब जो अमेरिका का अफगानिस्तान के साथ जो मुआहिदा हुआ, तालिबान सब कुछ 16 महीने गुजर गए, तो हमने क्या तैयारी की उसके ऊपर? चाइना और सी पैक के ऊपर देखें इतने साल हो गए, हमें पता था कि अमेरिका नहीं पसंद कर रहा है, नहीं, लेकिन हमने तो देखे ना, पहली दफा है कि पाकिस्तान में फैसले पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट में हो रहे हैं। ये नहीं है उसकी बुनियादी वजह मैं बताता हूं। ये नहीं है कि हम जिस तरह के अभी मेरे दोस्तों ने भी हर चीज में सियासत को या हुकूमत को ले आए। मैं ये कहूंगा कि देखें, जब बात होती है आपकी फॉरेन पॉलिसी की, आपको पता है कि हमारी माजी में हमारी क्या क्या लिमिटेशंस थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह एक वजह ये नहीं कि बिल्कुल हुई, लेकिन एक अहम वजह यह भी थी कि जो लीडरशिप पाकिस्तान में थी, जो वज़ीर आज़म थे यहां पे, उनके अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ममालिक में थे। बरतानिया में थे, अमेरिका में थे, फ्रांस में थे, यूरोप में थे, अपने मिडल ईस्ट के मुल्कों में थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जाहिर है कि जब आपने वहां के अकामे भी लिए हुए हों, आप वहां के साथ एक कारोबार की एक रिलेशनशिप भी हो, तो आप फिर जाती जो इंटरेस्ट है वो हावी हो जाते थे। इसलिए ये पहली दफा है कि इमरान खान, देखिए उसको लीडर में 2 चीजें होती हैं। एक होती है, 2 चीजें इंसान को तबाह करती हैं, एक हिर्स और एक खौफ। ये दोनों चीजें उसमें नहीं है, इमरान खान में ये चीजें नहीं है। हिंस जब नहीं, देखिए लीडर एक ही है, देखिए लीडर एक ही है, वो है इमरान खान। और जिस तरह से देखे ना, मुझे तो एज अ पाकिस्तानी, फॉरगेट दैट आई एम फ्रॉम पीटीआई, मुझे एज अ पाकिस्तानी जब मेरा प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क के दौरे पे जाता है,
मेरा फख्र से सर बुलंद हो जाता है, इसलिए कि जिस एतमाद, जिस ग्रेस के साथ वो लेकिन सर जाने से रिलेशन ठीक होने चाहिए, तो हुए है ना, खराब हो जाते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, जब आपका मुल्क जब ये छोड़ के गए थे हमारे ताशकंद साहब के लोग, अशरफ गनी साहब और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई ना सर, रिलेशन ठीक होने चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे सफीर की बेटी का इशू हो गया, मैं आपको यही तो बता रहा हूं, और उन्होंने अपना सफारतखाना बंद कर दिया। मेरी बात सुने, ये चीजें ये तो होंगी, ये कोई नहीं कह रहा। देखिए असल चीज क्या है कि आपको पता है कि जो आपके मुल्क के दुश्मन हैं बड़े पावरफुल लोग हैं, तो सर हमें भी पता होना चाहिए ना, हमें पता है ना, हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। देखिए कौन होता है, देखें ये वाकया हुआ 16 जुलाई को जी सर, 72 घंटे में हमारी वजारत दाखिला, सवाल है कि इतना सेंसिटिव इशू था, इतनी ताखीर क्यों हुई? देखिए मेरी बात सुने, माजरत चाहता हूं कतई कलामी की, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। देखिए जो धमाका हुआ चीनी दासू में, उसके ऊपर वुज़रा कोई चार वुज़रा मुख्तलिफ बयानात। देखिए मैं ये जरूर कहूंगा, जहां तक ये अफगान सफीर के वाकया, जाहिर है कि कोई भी इसका कोई नहीं चाहेगा कि उसके जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान हो और उसके साथ किसी भी वजह से वो डिले होता हो जाए। देखिए आप 6 घंटे में हर चीज निकाल के देखें, ये बड़ी देखिए इसमें जाहिर है कि कोशिश तो यही है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके कि आप जल्दी में गलत इंफॉर्मेशन दें जिसको कि आपको बात को करेक्ट करना चाहिए ना, अफगान गवर्नमेंट को एंगेज करते हैं, सफीर को एंगेज करते हैं। नहीं सर वो चला गया सफीर, नहीं सफीर तो ये फॉरेन मिनिस्टर से पूछा जाए शाह महमूद कुरैशी साहब से कि कैसी एंगेजमेंट है कि उन्होंने अपना सफारतखाना बंद कर दिया। यही तो बात है सारी कि ये सब कुछ जो एक देखिए, एक चीज है जो आपको नजर आ रही है, दूसरी चीजें जो पीछे से हो रही हैं, वो जो पीछे जो पूरे जो बैठे हुए हैं जो कि तारें खींच रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। और किसी भी शख्स को, शानदार आदमी, मैं पहले कह रहा हूं आपके साथ एक पुराना रिलेशन, समझदार, पढ़े लिखे, आप अपनी डोमेन से बाहर नहीं जाते। मुझे बताइए कि दासू का जो वाकया हुआ, बाबर अवान साहब के पास क्या अथॉरिटी थी कि वो सेनेट के अंदर खड़े होकर कह दें कि ये बम धमाका है, ये सुसाइड हमला है? मुझे बताया उससे सारे काम खराब हो गए। फॉरेन ऑफिस कुछ कह रहा है, बाबर अवान साहब कुछ कह रहे हैं, वजीर इत्तलात कुछ कह रहे हैं, और उसके अलावा बाकी जो मशीर इत्तलात हैं वो कुछ और कह रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन तो क्रिएट कर दिया ना। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जी देखिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या वो है, मैं इसका कायल रहा हूं कि जल्दी क्या होती है बजाय इसके एक ऐसी बात कह है जो कि इसीलिए मैं कहता हूं कि जो अफगान केस भी हुआ है उसमें बेहतर यही है कि टाइम लेके सारे हकाइक को इकट्ठा करके और फिर बताया जाए। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि ये चीज जो सामने है ना, आप इसको सिर्फ आइसोलेशन में ना देखें। अगर वजीर खारजा वजीर दाखिला साहब पहले बोलना शुरू कर दिया उन्होंने जो अफगान सफीर की बेटी के ऊपर, वजीर दाखिला का काम तो नहीं है। अब उनसे पूछते हैं बताएं तो वो कहते हैं वजीर खारजा आप बोलेंगे। अब बोलने का क्या फायदा? इशू क्या का इंटीरियर से ताल्लुक है, उनका बोलना बनता है। आपने हुकूमत के अंदर जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, एक वजीर साहब कुछ कह रहे हैं, एक वजीर साहब कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले एक सोल्यूशन ओरिएंटेड बात की कि सोल्यूशन आखिर क्या है? ये गुफ्तो शनीद, ये बहस, ये तो जारी रहेगी। सोल्यूशन बताएं, ये हम पे इल्जाम लगाएंगे, हम इन पे इल्जाम लगाएंगे। बिल्कुल जी। और ये भी ऐन मुमकिन है कि जो सोल्यूशन में जो मेरे ज़हन में हो वो, लेकिन वो डिस्कस होनी चाहिए, जो आपके ज़हन में वो डिस्कस होनी चाहिए। बिल्कुल जिस तरह खुर्रम भाई ने कहा 16 महीने पहले हो गया, एग्रीमेंट हो गया, और 16 महीने बाद आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि जी कि चले बताएं। वो भी मुकम्मल नहीं हुई, वो मुकम्मल नहीं हुई, उसके चैप्टर 2 अभी है। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान, अगर हम डायग्नोसिस करें इसका, पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रेशर आ रहा है वो अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से आ रहा है। उसमें पाकिस्तान को कैटेगोरिकली, मेरा यह ख्याल है कि कैटेगोरिकली ये कहना चाहिए कि तालिबान अगर टेक ओवर करते हैं काबुल, बिल्कुल सही, अगर वहां पर वो हुकूमत बनाते हैं, हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने बड़े क्लियरली कहा है। देखिए लेकिन हाँ, अगर कब्जा किया जाए तो हम, वो तो कब्जा ही हो रहा है, जंग ही हो रही है, वो लेट्स फेस इट कि हमारे उनके साथ उन्हें मार दिए प्रेसिडेंट के ऊपर नवाज के दरमियान, कि हमारे रवाबे की वजह से नहीं, उधर तालिबान ने मिसाइल, तो वी आर अंडर द स्पॉटलाइट। फिर हमारे ऊपर तलवार लटक रही है FATF की, IMF की अगली किस्त जो है वो हमें नहीं मिली है। सितंबर अक्टूबर में ये दोनों चीजें होनी है, और अगर हम तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह दुनिया के सामने के बजाय इस तरह के पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस हमेशा ये आए कि जी ये तो दहशतगर्दों की सपोर्ट में, ये ऐसी कुव्वतों के सपोर्ट में जो रिज्जत पसंद है, जो एक पसमानदा सोच रखने वाली है। पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव, जिन्ना साहब के विजन के मुताबिक एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। हमें किसी सूरत तालिबान को तस्लीम नहीं करना चाहिए, कैटेगोरिकल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और ये पार्लियामेंट से पॉलिसी जानी चाहिए। पार्लियामेंट से पॉलिसी न सिर्फ जानी चाहिए चौधरी साहब, बल्कि इसमें अब मेरे भाई कह रहे थे कि जी
हर चीज के इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, तो यही वही इंडिया है जिसके साथ आपने 2 महीने कबल बैठकर आपने यूनिलैटरल सीजफायर कर लिया, गुफ्तो शनीद की। अच्छा, फिर ये वही दोवल के लेवल तक मुज़ाकरात हुए। अच्छा, अब ये वो अजीत दोवल साहब है, करें तो तब भी अब वो ये वो या मुज़ाकरात करें, तंज करें। अच्छा, ये दोनों चीजें चलती रहती अब हैं। ये वो अजीत दोवल साहब हैं कि जिनके बारे में कि हम पिछले 2-3 साल से बड़ा हमने बयानिया बनाया कि ये पाकिस्तान का तो इतना बड़ा मुखालिफ है, और उनके साथ फिर बैठ के हम गुफ्तो शुनीद कर रहे हैं कि जी कि हमने कश्मीर के मसले का क्या करना। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं ब्रेक लेने दे। वैसे खुर्रम साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगले आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और फिर अगेन मेरा फिर आपसे दरख्वास्त है कि सोल्यूशन बेस्ड चीजें होनी चाहिए, कि क्वेश्चन है इनके। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खुर्रम साहब फरमाइए सर, आने वाले 2-3 महीने पाकिस्तान को कहां देखते हैं आप? जी, इस हुकूमत की नालायकी दायमी है और इमरान खान का बुग़्ज़ लाइलाज है। तो ये तो ऐसे ही चलेंगे जिस तरह अभी तक चल रहे हैं, जिसमें ये सर मुल्क का मसला है, ये इधर से निकल नहीं सकते हैं, ये क्या कहें। नहीं तो देखिए, खुर्रम साहब। पहले तो अगर तो वाकई ये संजीदा है तो पार्लियामान का फौरी तौर पर एक मुश्तरका इजलास बुलाए इस इशू के ऊपर, जहां से वो पॉलिसी डायरेक्शन इशू हो जिसकी हम ख्वाहिश कर रहे हैं। अदरवाइज इतने तजादात हैं। देखिए, ये कहना, इमरान खान साहब और वजीर खारजा बार बार ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से बात नहीं करेंगे, लेकिन अस्करी इदारे अजीत दोवल से बात कर रहे हैं पिछले 8 माह से। तो ये क्या है? ये कौन सा तजाद है? क्या हम बात कर रहे हैं, क्या हम बात नहीं कर रहे? इस बात को क्लियर करें कि पूरी रियासत की एक ही पॉलिसी होगी, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो हिंदुस्तान है। इसी तरह अफगानिस्तान के मामले में जो 3 सवालात हैं, उनके जवाब अभी तक हमें ना ही इस पर डिस्कशन हुई है मजीद, ना ही जो है इस पे इजलास हुआ है कि क्या हमने अब दोबारा महाजरीन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। दूसरा जिसकी तरफ इशारा हुआ कि अगर तालिबान जो है वो कब्जा कर लेते हैं तो क्या हमने उनको एक्सेप्ट करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना। तीसरा सवाल ये है कि क्या अमेरिका जो है, अगर वो जो हमने अभी तक इस हुकूमत ने इजाजत भी दी हुई है एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की, अगर उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर की सरजमीन के ऊपर कोई हमला होता है, कोई ड्रोन अटैक होता है, हम उसका जवाब कैसे देंगे। अब सिर्फ यही 3 सवाल इतने बड़े सवाल है जिनका जवाब इस हुकूमत के पास नहीं है, और ना ही इसके लिए मुशावरत करने के लिए तैयार है। और इमरान खान साहब जो है वो बजाय ये इस सारे मामले को संजीदा लेकर सबके साथ बात करें। अगर वाकई पाकिस्तान का मामला है जिसका क्लेम जो है मोहतरम शिबली साहब कर रहे हैं, तो फिर हाथ मिलाना पड़ेगा अपोजिशन से, उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर इसी तरह की तरह जिस तरह भाई शिबली साहब से पूछ रहे हैं, शिबली साहब दिल बड़ा करना पड़ेगा, आपको ज़रदारी साहब के पास भी जाना पड़ेगा और मियां शबाशी के पास भी जाना पड़ेगा। देखें, ये कोई जाती न दुश्मनी है और न ये कोई जाती मफादात हैं। हमारी पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं, पहले कम से कम 2 का तो मैं आपको स्ट्रेट वे जवाब दूं, जहां तक कि रेफ्यूजीज का ताल्लुक है। अब रेफ्यूजीज का जो ताल्लुक है उसमें जाहिर है जो सबसे ज्यादा बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान है, और फिर उसमें बिलखुसूस बलूचिस्तान, और उसमें भी बिलखुसूस फिर खैबर पख्तूनख्वा है। ठीक है जी। तो इसमें मैं उधर खैबर पख्तूनख्वा को हूं और चाहे न भी हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि, और जो हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि देखें, हमने अफगान महाजरीन को 30 लाख तो अभी भी हैं, हमने माजी में भी उनको बड़े, उनके लिए हमने अपने दरवाजे खोले, अपना सब कुछ उनके लिए हाजिर किया। तो इस बार भी इस बार नहीं, लेकिन देखें, हम अब चाहते हुए भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती है। हम ये इसमें जो बाढ़ लगाई गई है, और हमारी कोशिश यही है कि हम जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं हम उसे कर रहे हैं कि उनके लिए अलहदा, जिस तरह की ईरान तर्ज का, हम एक अलहदा उनके लिए सिक्योरिटेड कैंप्स बनाएं, जो कि अब ये देखना है कि वो सरहद की उनकी सरकार 1980 में भी हमने ये किया था, लेकिन वो फैल गए थे पाकिस्तान के। देखिए, अब ये बिल्कुल मैं इसमें में कैंपों में रखा, नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो शहर के अंदर ही थे, पाकिस्तान के अंदर फैल गया, शहर के अंदर ही थे जी। देखें, और वेदर उनको रेफ्यूजी का स्टेटस भी मिलना है नहीं मिलना, ये सारी चीजें अभी इस पे बात हो रही है, और इंशाल्लाह हम देखें, मैं आपको फिर बताऊं कि पाकिस्तान ने पॉलिसी बना ली है जी, उज्बेकिस्तान ने पॉलिसी बना ली है, ताजिकिस्तान ने पॉलिसी बनाई हुई, चाइना ने अपना बॉर्डर जो सील कर दिया हुआ है, पाकिस्तान अभी तक पॉलिसी नहीं बना सका। नहीं, देखें, हमारी जो हालात हैं, हमारी जो सिचुएशन है, वो टोटली उनसे डिफरेंट है। हम तो डायरेक्टली जिसे कहते हैं कि स्पेशली अब जो फाटा भी नहीं रहा, तो हम तो बिल्कुल उज्बेकिस्तान बहुत आधा उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर है, ताजिकिस्तान का बहुत बड़ा पोर्शन अफगानिस्तान के अंदर है। देखें, हमारी पॉलिसी इस मामले में, देखें
पॉलिसी की जो ताजिकिस्तान ने इंडियन फौज मंगवा ली वहां पर पॉलिसी रोकने कोई के लिए। नहीं है, हमारी कोई पॉलिसी अभी तक इन्होंने पार्लियामेंट के सामने नेशनल सिक्योरिटी 2700 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें जो है तो उसका आना उनको रोकना जाहिर है कि बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो यही कह रहा हूं कि उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होगा? मेरा सूबा होगा, पाकिस्तान होगा। तो हमने इस सिलसिले में हम माजी की, देखें हमारे लिए प्रिंसिपल क्या है, एक्चुअली सिचुएशन बिल्कुल वही है जो कि 90s में थी, बिल्कुल सही, बिल्कुल उसका रेप्लिका है, सिर्फ किरदार बदले हुए हैं। हमारा मकसद यह है कि हम वो गलतियां ना करें जो कि हमने उस वक्त में की थी और उससे हम सबक हासिल। देखिए नई गलतियां तो होती रहेंगी, जिंदगी के साथ चलती रहती हैं। आप अच्छे काम भी करेंगे, फैसले करेंगे, उसमें कुछ ठीक होंगे, कुछ गलत होंगे। असल मकसद यह है कि आप पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट पे फैसला कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट पे फैसला कर रहे हैं। असल चीज ये है, मैंने ब्रेक लेनी वैसे, लेकिन इशू ये है कि हम हर बार जब भी फैसला करते हैं नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं और अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट को जरूरी नहीं है। माजी में बड़ी मिसालें हैं। मुस्तफा साहब के पास एक सवाल छोड़ के जाना, आपकी पार्टी के पास क्या सोल्यूशन? ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा मुस्तफा साहब, आपके पास कोई सोल्यूशन है? आपकी पार्टी के पास सिचुएशन बड़ी खौफनाक है, उसमें सिचुएशन बहुत खौफनाक है जी। एक तो हमारी रियासत को, पाकिस्तान के किसी भी इदारे को उसके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए कि हम किसी ऐसी तंजीम को सपोर्ट करते हैं जो दुनिया में या एक बैन है या दहशतगर्दी के हवाले से जानी जाती है। हम FATF में भी उसी वजह से अंडर द स्पॉटलाइट है और यही मामला हमारे साथ अफगानिस्तान में भी दरपेश है। फॉरेन पॉलिसी वापस पार्लियामान में आनी चाहिए। पिछली 3-4 दहाइयों से हमारी फौज इस फॉरेन पॉलिसी को चलाती रही और अब वो एक सीरियसली बैकफायर कर गई है। सबको, पूरे मुल्क को अब बैठ के इससे हमें निकालने के लिए एक राह बनानी पड़ेगी। तालिबान के बारे में वेरी कैटेगोरिकली पूरी रियासत एक सफे पे होनी चाहिए कि हम इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जो निजाम हम अपने मुल्क में नहीं पसंद करेंगे अपने लिए, वो हम अपने किसी दूसरे हमसाये मुल्क में भी नहीं पसंद करेंगे। पहली चीज। जहां तक रेफ्यूजीज का ताल्लुक है, मैंने अपनी पार्टी के अंदर भी ये मौकफ रखा है और मुझे ये पता है कि ये थोड़ा सा अनपॉपुलर मौकफ होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कश्मीर फलस्तीन के मुसलमानों के लिए जुलूस निकालने वाले, रोहिंगा मुसलमानों के लिए ज़ारो कतार आंसू बहाने वाले, आज अफगान मुसलमान अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से जिसमें हमारा बड़ा किरदार है, अगर हमारी तरफ आते हैं तो हम उन्हें रोकने के लिए कैंपों में डालने की बातें कर रहे हैं। वी शुड बी, हमें थोड़ा सा कंपैशनेट जरा ज्यादा होना चाहिए। वो हमारे मुसलमान भाई हैं। पहले ही अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए बहुत नफरत पाई जाती है। हम ऐसे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे ये मजीद तासुर फैले कि ये तो फिर हमारे साथ एक गलत किस्म का सलूक कर रहे हैं। तो हमें एक बड़े कंपैशनेट होके, सेंसिटिव होके कि हम किसी उनकी एक तो जवाब का शिकार आ रहे और हम आगे से इस तरह का रवैया। क्विकली जो मेरे दोस्त मुस्तफा ने कहा, जहां तक कि उन्होंने कहा कि तालिबान को हम वहां पे नहीं आने देंगे। देखें, हम कोई भी नहीं होते हैं कि हम किसी मुल्क पे ये लागू करें कि जी आप यहाँ फलां हुकूमत आ सकती है, फलां होती है। ये अफगानिस्तान के उनको नहीं देखें, वो देखें, देखें मेरी बात तो सुने ना, दुनिया ने नहीं माना। देखें मेरी बात सुने, देखें बात ये है कि ये फैसला अफगानिस्तान के अवाम ने करना है। हमारा मौका बड़ा क्लियर है कि जो किसी जोर से, कब्जे से कोई इख्तिदार में आएगा, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी ओपन पोजीशन है, अच्छी बात, ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात ये है कि ये कहना इलेक्टेड होगा तो मान लेंगे, और ये कह देना कि जी यहाँ पे कंपैशन शो करना चाहिए। देखिए जी, हमने कंपैशन शो किया, आज तक शो कर रहे हैं, लेकिन यह है कि हमारी भी कुछ लिमिट्स हैं, उसके बावजूद भी कुछ लिमिट्स हैं और हम अफोर्ड आया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल है कि हम नहीं कर सकते वैसे जी, लेकिन पॉलिसी नेशनल पॉलिसी देखो होनी चाहिए। साहब 1 मिनट आएगा सर, फरमाइएगा आप सोल्यूशन। जो साहब, मफलूज सफारतकारी का इलाज बढ़के और ललकारा नहीं होता, तकरीरों से सफारतकारी नहीं होती। आपने अब स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना है। 16 महीने जाया किए, अभी भी वक्त है। दुनिया से भी बात करें, चाहे दुनिया आपसे बात नहीं करना चाह रही, फिर भी बात करनी पड़ेगी। तमाम जो वेस्टर्न स्टेक होल्डर्स हैं, चीन से, और ये इशू जो उठते हैं ना जी, बस दासू वाला या अफगानिस्तान के सफीर की बेटी वाला, असल में वो हमें वो रुकावटें पैदा कर देते हैं बात करने से कि जो और दूसरे इशूज हैं जिनमें हमें एंगेज होना चाहिए। तो ये सारे इशूज गवर्नमेंट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और फौरी तौर पर कम से कम रीजनली चीन के साथ तो बहुत संजीदा गुफ्तगू करनी है, ईरान के साथ बहुत संजीदा गुफ्तगू करनी है। मुझे दुख से करना पड़ेगा, अगर इस हुकूमत में अहलियत नहीं है, लेकिन हम इनको यही बार बार कहेंगे कि अफगानिस्तान का सिर्फ एक रीजनल सोल्यूशन है,
एक इलाकाई हल है इस मामले का, और जब तक ये पूरी तरह एंगेज नहीं करते कि वजीर खारजा बजाय मुल्तान में पाए जाएं, उनको उज़्बेकिस्तान में और उनको तेहरान में और बीजिंग में पाया जाना चाहिए ताकि वो इस मामले को रिजॉल्व कर सकें। अदरवाइज जिस तरह इस वक्त हुकूमत जा रही है कि 16 महीने के बाद एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कर ली, इससे तो मामला हल नहीं होंगे। इसके लिए बहुत मुतहर्रक सफारतकारी चाहिए आने वाले दिनों में, ताकि पाकिस्तान के जो मफादात हैं उसका पूरी तरह दिफा हो सके और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा भी हो सके। ठीक हो गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ख्वासत आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है, लेकिन मेरी तरफ से एक छोटा सा मशवरा कि जब तक आप मेंटली क्लियर नहीं होते, आप ज़िंदगी में ना कोई जंग जीत सकते हैं और ना ही आप कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे और मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।